तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बिल्कुल सेलेक्टेड प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। तो इसके एक एक प्रश्नों को आप लोग बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। तो ध्यान में रखेंगे। अगला है, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की कुल लंबाई यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई। कुल तटीय भाग की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें हम लोग फ्रेंड्स जनगणना, पंचवर्षीय योजना, ये सब को भी आगे देखेंगे, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितनी है? तो प्रायद्वीप भारत ये तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ध्यान में रखेंगे, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य यह है गुजरात। गुजरात का कुल लंबाई पड़ता है 1663 किलोमीटर जितना लंबा। नेक्स्ट है, भारत का भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? भारत का भूमध्य रेखा से दूरी तो यह है 876 किलोमीटर। ये सभी डाटा बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी तो राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। 17.5% है भारत की भागीदारी विश्व की कुल जनसंख्या में। अब हम लोग 2011 जनगणना की बात करें फ्रेंड्स, तो आइए इसको हम लोग जानते हैं पूरे डिटेल से। तो 2011 की जनगणना 15वें क्रम की जनगणना रही थी। ध्यान में रखेंगे, 15वें क्रम की जनगणना रही थी, जिसमें भारत की जनसंख्या लगभग 121.08 करोड़ गणना किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह 7वें क्रम का जनगणना रहा था। 2011 का जनगणना 7वें क्रम का जनगणना रहा था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सेकेंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे आता है बिहार। और जनसंख्या वृद्धि की दर की बात करें तो यह रहा था 17.7%, जो आपका प्रश्न भी यहाँ पे दिया हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रहा था मेघालय का और सेकेंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यह था बिहार का। कितना था? 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का। और लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का और मिनिमम लिंगानुपात यह था हरियाणा का। लिंगानुपात कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, तो ध्यान में रखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या थी 68.8%। ग्रामीण जनसंख्या लगभग 68.8%, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और साक्षरता दर रहा था 74%। 74%। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यह जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया से। ठीक है। नेक्स्ट है, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह दोनों संबंधित हैं बांसुरी से। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया दोनों ही संबंधित हैं बांसुरी से। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? पहले कुलपति थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा था। और आपको पता होगा कि 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उस समय भी शासन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का ही था। ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, उस समय भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का ही शासनकाल रहा था। ठीक है। उसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध और होम रूल लीग की स्थापना यह भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में ही हुआ था। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक यह कहलाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक रहा था। नियमित जनगणना जो कि 1881 में शुरू हुआ था भारत में, वह लॉर्ड रिपन ने ही करवाया था। जबकि लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में
पहला जनगणना शुरू हुआ था, ठीक है। और इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था उस समय लॉर्ड रिपन का ही शासनकाल था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और प्रथम कारखाना अधिनियम यह भी पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में ही। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है गॉडगिल व कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? गॉडगिल व कस्तूरी रंगन समिति, तो इसका संबंध है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। कई बार आपके परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है, ठीक है। कुछ प्रमुख आयोग की बात करें तो नानावटी आयोग यह संबंधित था गोधरा कांड से। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या की समीक्षा के लिए ठक्कर आयोग स्थापित किया गया था। लिब्राहन आयोग यह था बाबरी मस्जिद से संबंधित लिब्राहन आयोग। और यह विवेक देवराज समिति यह रेलवे में सुधार के लिए स्थापना हुआ था। केलकर समिति का संबंध किससे था? कर संरचना में सुधार हेतु, टैक्स की संरचना में सुधार के लिए केलकर समिति की स्थापना की गई थी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग, तो यह हुआ था 1992 में। और ध्यान रखेंगे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण रिफाइनरी स्थित है यह सिरपुर में। सिरपुर नासिक में है, महाराष्ट्र में। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? शून्य आधारित बजट प्रणाली यह आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख बिंदुओं को। जैसे सबसे पहला पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह किस पे आधारित था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित था किसके द्वारा? महालनोबिस द्वारा, ठीक है। महालनोबिस ने पूरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लीड किया था, उन्होंने ही पूरा रूपरेखा तैयार किया था। और इसमें जोर दिया गया था उद्योग पर, ठीक है, उद्योग पर और सार्वजनिक क्षेत्र पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और ध्यान रखेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना यह असफल रही थी। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में, यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। हरित क्रांति भी आया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के टाइम पे ही, ठीक है। गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना पे, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। परिवार नियोजन पे जोर दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय बीजेपी सरकार आई थी सत्ता में और उसके प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने गरीबी का उन्मूलन पे जोर दिया था, ठीक है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे समावेशी विकास पर जोर दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह तो वह है नाहवा सेवा, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। ये चारों फ्रेंड्स कृत्रिम बंदरगाह है, यानी मैनमेड बंदरगाह है, पोर्ट है, ठीक है। जिसमें से नाहवा सेवा को क्या बोला जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई में स्थित है, नाहवा सेवा को। अगला है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति, इसका स्थापना हुआ था 1938 में और इसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, ठीक है। इसी का नामकरण बदल दिया गया इसका नाम। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष थे इसके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और इसके पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था डार्विन ने। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को।
शास्तामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? शास्तामकोट्टा झील यह स्थित है केरल में। नेक्स्ट है भारत नेपाल संयुक्त परियोजना है। भारत नेपाल संयुक्त परियोजना यह है टनकपुर बांध परियोजना, शारदा बांध परियोजना और पंचेश्वर परियोजना। तो यह तीनों ही परियोजना भारत नेपाल संयुक्त रूप से इस पे काम कर रहा है। ठीक है, अगला है भारत का पहला तितली उद्यान कौन सा है? पहला तितली उद्यान क्या है? बन्नेरघट्टा उद्यान कर्नाटक में। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पाखुई वन्यजीव अभयारण्य यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? राइट आंसर है 15 डिग्री। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की गति क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे यानी रोटेशन में जो घूमती है वह है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? तो सिजगी बोलते हैं जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तो इसे बोला जाता है सिजगी। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। बोरेक्स का सूत्र इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स का सूत्र इसे बोला जाता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट देख सकते हैं आप लोग, इसका ये सूत्र है। ठीक है, हाइपो का सूत्र, तो हाइपो को बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो को बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। नेक्स्ट है, किसने कहा था अम्ल पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है? यह कहा था आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसा कि आप जानते हैं क्षारीय पानी में घुलकर OH आयन देता है। ठीक है, अगला है मेलाकाइट, पायराइट और ग्लेंस किसका अयस्क है? तो यह अयस्क है कॉपर का। मेलाकाइट, पायराइट और ग्लेंस जर्मन सिल्वर का अवयव है। जर्मन सिल्वर का अवयव है मतलब इसमें क्या क्या मिला रहता है? तो रहता है तांबा, जिंक और निकेल। तांबा, जिंक और निकेल। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का मान कितना होता है? एक होता है फ्रेंड्स गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी से लिखा जाता है, इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक होता है गुरुत्वीय स्थिरांक जिसको कैपिटल जी से लिखा जाता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विद्युत परिपथ में आमीटर और वोल्टमीटर को क्रमशः जोड़ा जाता है। तो आमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी संयोजन में यानी सीरीज कनेक्शन में, और वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर यानी पैरेलल कनेक्शन में। ध्यान में रखेंगे। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम यह संबंधित है प्रदीप्ति से। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती वह है यमुना। तिब्बत में मानसरोवर झील कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्रोत है? तो मानसरोवर झील से उद्गम होता है सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। यह तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं तो कौन कौन सी है? कमांग, मानस, तिस्ता, लोहित, कोपली, सुवनसिरी, बराक और दिबांग। यह फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी का निर्माण यह 3 नदियां करती है, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यह एकमात्र नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से, माही नदी का। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? पहला तो आपको पता है फ्रेंड्स, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है दूसरी, तो दूसरा कौन सा है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट, पुस्तक संसद में हिमालय किसके द्वारा लिखा गया है? संसद में हिमालय यह लिखा गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। संसद में हिमालय। PSLV द्वारा प्रथम सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? यह हुआ था 1974 में।
राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क यह स्थित है उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान तथा चीन से लगती है? नेपाल, भूटान तथा चीन तीनों से लगती है। वह एकमात्र राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता है कुतुब मीनार के अंदर स्थित है अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब करवाया गया था? यह करवाया गया था 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में और मृत्यु 1605 में। इसे भी ध्यान में रखेंगे। करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो करनाल का युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में 24 फरवरी 1739 को। इसमें मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह की हार हुई थी और नादिर शाह इसमें जीत गया था। ध्यान में रखेंगे। अगला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है बक्सर का युद्ध। यह हुआ था 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसमें एक और संयुक्त रूप से लड़ रहे थे सिजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। सिजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, मीर कासिम बंगाल के नवाब और मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। ध्यान में रखेंगे। और इनके खिलाफ लड़ रहे थे अंग्रेजी सेना की तरफ से हेक्टर मुनरो। इसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी और मीर कासिम इस युद्ध के बाद भाग गए थे। ठीक है, तो बचे थे सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो आगे चल के इन्हीं दोनों के साथ इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 2 संधि हुई थी, इलाहाबाद का प्रथम संधि और इलाहाबाद का द्वितीय संधि, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। तो देखिए, इलाहाबाद का प्रथम संधि किसके बीच हुआ था? तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच संधि हुआ था इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, दोनों ध्यान में रखेंगे। और इस संधि के तहत बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी अधिकार को अंग्रेज़ों ने अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, जो भी टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन जो भी था, ये अंग्रेज अपने अंदर इस संधि के तहत अपने अंदर इन्होंने कर लिया था। तो ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस यहीं तक था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।